वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर की, इन्फोसिस, वरुण बेवरेजेस, एजेक्स इंजीनियरिंग और रेडिंगटन की। सबसे पहली न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स कल 3.81% गिरकर 67.35 रुपीज तक पहुंच गए। स्टॉक प्राइस के गिरने का रीजन साफ है। Q3 FY25 में कंपनी का कंसोलिडेटेड लॉस 564 करोड़ रुपीज तक बढ़ गया, जो पिछले साल सिर्फ 376 करोड़ रुपीस का ही लॉस था। अगर मैं रेवेन्यू बताऊं तो रेवेन्यू भी 19% गिरा है, यानी कि कंपनी के सेल्स में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है और ये 19% गिरकर 1045 करोड़ रुपीस तक हो गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कंपनी बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पहली बात तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो है 3355 करोड़ रुपीस और कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। सबसे बुरी बात क्या है इस कंपनी के लिए कि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है -4.90। इसका मतलब ये है कि कंपनी इंटरेस्ट भी देने के हालत में नहीं है। और अगर कोई भी कंपनी डेप्ट में है, अगर किसी भी कंपनी ने डेप्ट लिया हुआ है, तो उसके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए। और अगर 4 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं है तो एटलीस्ट 2 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो होना ही चाहिए। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का -4.90 है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपके हाथ भी जल सकते हैं। खैर, कंपनी अपने नई बाइक्स लॉन्च कर चुकी है। देखते हैं नए बाइक्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है। हो सकता है ये नए बाइक लॉन्च होने के बाद इनके कुछ प्रॉफिट बढ़े, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत ही खराब हो गई है मार्केट में। अगली न्यूज है स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पर नए 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और इसके वजह से अब क्या होगा कि इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो 25% का टैरिफ है ये स्टील पर पहले ही लगा था, यानी कि जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस वक्त 25% का पहले ही था। लेकिन एल्युमिनियम पे उस वक्त 10% का था, लेकिन अब एल्युमिनियम पे भी 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। वैसे इस सेक्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी जरूरी है और वो चीज आपको बहुत ज्यादा खुश भी करेगी। वो चीज ये है कि दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील और एल्युमिनियम का, वो अपना देश भारत है। फर्स्ट कौन है वो आप बताओ कमेंट में, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट प्रोड्यूसर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम और स्टील प्रोड्यूस करता है, वो कंट्री है चाइना। तो जब ये 25% के टैरिफ्स लगाए गए थे तो चाइना की एंट्री लगभग बंद हो गई थी यूएस में, यानी कि चाइना अपना प्रोडक्ट यूएस में सेल ही नहीं कर पा रहा था। अब वही प्रॉब्लम इंडिया को भी फेस करनी पड़ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत ज्यादा है एल्युमिनियम और स्टील का, लेकिन फिर भी इंडिया इंपोर्ट करता था। अब वो इंपोर्ट कई हद तक रुक जाएगा और इस सेक्टर पे एक बहुत बुरा असर पड़ेगा, स्पेशली उन स्टॉक्स पे या फिर उन कंपनीज पे जो सिर्फ और सिर्फ स्टील और एल्युमिनियम में ही काम करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो ट्रेड वॉर कर रहा है यूएस चाइना के साथ, क्या वो सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। चाइना की ऐसी बैंड बजनी चाहिए, लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री को भी वो चीजें अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन पता है, मुझे ऐसा लगता है ये जो यूएस अभी ये सारी चीजें कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज रिटेलिएट करेंगी। बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर हो सकता है यूएस के खिलाफ। देखते हैं क्या होता है। हम चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस न्यूज में मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी ओन करते हैं, ना कि मुकेश अंबानी, क्योंकि अनिल अंबानी की अलग ही रेपुटेशन है। आप सबको पता होगा अगर आप बिजनेस फॉलो करते हो तो। खैर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6503 करोड़ रुपए के डिस्प्यूट को सेटल कर लिया है। इस डिस्प्यूट के तहत सीपीएल के 5777.13 करोड़ रुपीस के एसेट्स आर इंफ्रा को ट्रांसफर हो गए हैं और 726 करोड़ रुपए के डिक्रीड अमाउंट एक सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट हो गए हैं। वैसे ये डिक्रीड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जल्दीबाजी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा। डिक्रीड का मतलब होता है कि कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पर फिक्स किया हुआ अमाउंट, यानी कि कोर्ट ने फैसला दिया कि सीपीएल को 726 करोड़ रुपए देने होंगे और अब इस सेटलमेंट में ये अमाउंट एक सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट हो चुका है। अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पे हिट कर दें। अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो या फिर आप बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली न्यूज है इन्फोसिस की।
इन्फोसिस ने कई सारे लोगों को फायर किया है और वो सारे ट्रेनीज ही थे और बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी आए क्योंकि कई लोगों का ना सपना होता है इन्फोसिस में जाने का। लेकिन क्या हो रहा था, इन्फोसिस लेता था सारे टेस्ट ऑनलाइन, तो लोग क्या करते थे, टेलीग्राम से कॉपी करते थे, कुछ लोग फ्रेंड को बैठा लेते थे, तो किसी तरह वो अपना पास कर लेते थे। बट इन्फोसिस में भी कई राउंड्स होते हैं, तो जो वीक लोग थे, कई सारे ट्रेनीज को बाहर निकाल दिया गया है। 7 अक्टूबर बैच के 930 ट्रेनीज में से सिर्फ 160 पहली बार में पास हो सके, तो उन्होंने अपना जो टेस्ट है उसको और ज्यादा टफ बना दिया है और ऐसा उनका कहना है कि इससे अच्छे स्टैंडर्ड के एम्प्लॉयज कंपनी में आएंगे। और सबसे बुरी चीज तो ये हुई कि बिना नोटिस के ही ट्रेनीज को सिक्योरिटी के साथ कैंपस छोड़ने को बोल दिया गया, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉक था। और रूमर्स की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि 4500 ट्रेनीज और निकाले जा सकते हैं। क्या आप में से कोई भी इन्फोसिस में जॉब करता है तो आप मुझे बताओ ये सारी चीजें, स्पेशली ये रूमर्स, ये 4500 वाली रूमर कहां तक सही है। अगली न्यूज है वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस का Q3 नेट प्रॉफिट 40.3% बढ़कर 185.1 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल सिर्फ 131.9 करोड़ रुपीस था। साथ ही रेवेन्यू भी बढ़ा, रेवेन्यू 40.3% बढ़कर 3818 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इबिड्डा में भी बढ़ावत हुई, इबिड्डा की बात करूं तो 38.7% से बढ़कर के 580 करोड़ रुपीस हो गया। और बोर्ड ने 0.50 रुपीस पर शेयर का फाइनेंशियल डिविडेंड भी अप्रूव किया। हालांकि ये सारी न्यूज मार्केट में तो आई, न्यूज तो काफी पॉजिटिव थी, लेकिन स्टॉक 2.45% गिरकर 540.05 रुपीस पर पहुंच गया और मार्केट कैप 1.82 लाख करोड़ रुपीस हो गई। और ये जो गिरावट आई है उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, वैसे मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से शायद बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है जो एक मास कम्युनिटी थी उनको ऐसा लगा कि रिजल्ट्स और बेहतर आने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैसे आए नहीं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और इसका मेन रीजन तो मुझे नहीं पता, जिन लोगों को पता है वो लोग भी सिर्फ अंदाजा ही लगाते हैं, क्योंकि किसी को भी परफेक्टली इन सारी चीजों का पता नहीं होता है। और अगर आपको वरुण बेवरेजेस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको का फ्रेंचाइजी है जो कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स प्रोड्यूस भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं, कैंपा कोला बहुत ज्यादा बिक रहा है। जो दुकानदार हैं, रिटेल शॉप वाले हैं, वो कैंपा कोला को बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें पहली बात तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। मैं आज ही कहीं कुछ शॉपिंग करने गया था, वहां पे एक बंदा, मतलब एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को रिकमेंड कर रहा है कि यार तुम भी अपने शॉप पर कैंपा कोला रखवा लो, तुम्हारे कुछ पैसे बचेंगे, प्रॉफिट होगा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ लोग हैं जो कर देंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत कंसर्निंग थी, जो मुझे पता चली, शायद ये बहुत गलत भी है। वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था वो बंदा, उसने बोला कैंपा कोला की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपका माल एक्सपायर हो जाता है फिर भी कैंपा कोला वाले आपका बॉटल वापस लेकर के जाते हैं। तो अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर वो कैंपा कोला का बॉटल एक्सपायर हो रहा है तो फिर कंपनी उसको वापस क्यों मंगा रही है? एक्सपायर होने के बाद क्या फिर से सिर्फ डेट बढ़ा करके उसको वापस कंज्यूमर्स तक पहुंचा दिया जाएगा? तो ये तो बहुत गलत चीज है अगर ऐसा सच में होता है तो। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे और कुछ पुलिस वालों ने एक जगह रेड किया था, वो एक मॉल था, उसमें क्या करते थे, जो भी साबुन था, जब वो साबुन एक्सपायर हो जाता था तो उसको वापस लाते थे मॉल के पीछे और उस पे मशीन से जो प्रिंटेड प्राइस रहती थी और वहाँ पे प्रिंटेड आपका एक्सपायरी डेट होता था, उसको मिटा करके वहाँ पे नई डेट चिपका दी जाती थी। तो इस तरह की चीजें भी चलती हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा ऑल्ट्रेशन का। मैं तो कहता हूँ बाहर की चीजें खाओ ही मत यार, आप हेल्दी भी रहोगे और वेल्दी भी रहोगे, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है। खैर ये सारी चीजें तो मैं इसमें नहीं करूंगा क्योंकि मेरा हेल्थ से रिलेटेड चैनल नहीं है, मेरा है बिजनेस न्यूज से रिलेटेड चैनल। आपको डेली बिजनेस न्यूज चाहिए तो मैं फॉलो कर लीजिए। आप एक बिजनेसमैन है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कोई अच्छा चैनल हो ही नहीं सकता जो आपके रिटर्न्स को मल्टी बैगर कर दे, क्योंकि हम ऐसी न्यूज कवर करते हैं जो न्यूज शायद आपको कहीं न मिले। आपके लॉसेस बच सकते हैं और प्रॉफिट मल्टी बैगर हो सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली न्यूज है एजेक्स इंजीनियरिंग की। एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ 12 फरवरी तक ओपन रहेगा और ये 1269 करोड़ रुपीस का बुक बिल्ड इशू है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी को कोई भी फंड्स नहीं मिलेगा
मिलेगा इस आईपीओ से, बल्कि इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं और सारा पैसा उनके पास जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 599 से 629 पर शेयर रखा गया है और इसका जीएमपी 49 रुपीज चल रहा है। पहले दिन यानी कि कल इसका पहला दिन था, 0.02 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी का रेवेन्यू ज्यादातर सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स पर डिपेंडेंट है, जो एक तरह का रिस्क फैक्टर भी है। अलॉटमेंट कब होगा इस शेयर का वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अलॉटमेंट 13 फरवरी को होगा और लिस्टिंग 17 फरवरी को बीएसई और एनएसई पर होगी। अगली न्यूज है रेडिंगटन की। रेडिंगटन के शेयर्स कल 5% बढ़ करके 244 रुपीज पर क्लोज हुए। एग्जैक्ट बताऊं तो 244.80। हालांकि फिर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी गया और जो इसका ओवरऑल कल का रिटर्न था वो था 4.38% और ये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई था 244.80। और ये जंप क्यों आया? क्योंकि सऊदी अरेबिया में 2 बिलियन सार इन्वेस्ट करने के प्लान की वजह से ये इतना बड़ा जंप आया है। सार मतलब यार मैं बता देता हूँ आपको, ये ना सऊदी रियाल है, यानी कि वहां की एक करेंसी है। जैसे इंडिया का INR होता है, वहां का SAR होता है। तो 1 SAR में 22 रुपए होते हैं। तो अगर मैं इसको 2 बिलियन को कन्वर्ट कर दूं इंडियन रुपीज में, तो आप ऐसा समझ लो कि लगभग 4,440 करोड़ रुपए के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट रेडिंगटन करेगा, जिसमें नए हेडक्वार्टर्स, ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और टैलेंट डेवलपमेंट भी शामिल है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, पूरा मार्केट इतना वीक है, फिर भी इतने वीक मार्केट होने के बावजूद ये स्टॉक 5% ऊपर गया, जबकि सेंसेक्स 700 पॉइंट और निफ्टी 0.96% डाउन था। मार्केट कैप की बात करूं इस कंपनी की, तो रेडिंगटन का मार्केट कैप 18,735 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और 563.94 करोड़ रुपीस के शेयर्स कल ट्रेड हुए। बाकी आप कमेंट में बताओ रेडिंगटन करती क्या है। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। मुझे पता है आप लोगों को बिजनेस न्यूज बहुत पसंद आती है, तो प्लीज हमें लाइक करके हमें सपोर्ट करें और अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट करें। चलता हूं मैं, कल से फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे रेगुलरली। तब तक बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।